सुमित जैसे ही घर पहुंचा तो उसकी पत्नी दीक्षा ने उसे एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। ये देखकर पीछे खड़ी दीक्षा की सास सुमित्रा जी ने जैसे ही बहू को हाथ उठाते हुए देखा तो गुस्से में चिल्लाते हुए बहू के ऊपर गरज पड़ी, अरे कल मोही, तुझे शर्म नहीं आई अपने पति पर हाथ उठाते हुए? माँ जी, अगर आपको सुमित की हरकतों के बारे में पता चलेगा ना तो शायद आप भी वही करेंगी जो मैंने किया है। अरे हाँ हाँ, बड़ी आई तू मुझे बताने वाली। मैं अपने बेटे को थप्पड़ मारूंगी। आज तक मैंने उसे पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया, कभी तेज आवाज में अपने बेटे को डांटा भी नहीं, और तू कल की आई हुई मेरे बेटे पर हाथ उठा रही है। रुक जा, अभी बुलाती हूँ तेरे बाप और भाई को। थप्पड़ के बदले थप्पड़ ना पड़वाया तो मेरा नाम भी सुमित्रा नहीं। सुमित्रा जी ने इतना हल्ला मचाया और तुरंत ही दीक्षा के पापा और भैया को फ़ोन करके बुला लिया। दीक्षा के पापा के आते ही सुमित्रा जी गुस्से में चिल्लाने लगी, भाई साहब, यही सिखाया है आपने अपनी बेटी को? इसने मेरे सामने मेरे बेटे को थप्पड़ मारा, अपने पति पर हाथ उठाया। इसकी इतनी हिम्मत हो गई, मैं इसे अब इस घर में एक मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए अभी के अभी तुरंत मेरी आंखों के सामने से अपनी बेटी को लेकर चले जाऊं, वरना फिर अपनी बेटी को भूल जाना। मेरे हाथों से कुछ भी उल्टा सीधा हो जाएगा। सुमित्रा जी इतने गुस्से में थी कि दीक्षा के पिताजी महेश जी को कुछ भी समझ में नहीं आया कि आखिर बात क्या है। उन्होंने दीक्षा से कहा, बेटा क्या हो गया, तुमने दामाद जी पर हाथ क्यों उठाया? तो पापा की बात सुनकर दीक्षा रोने लगी। पापा, दीक्षा जैसे ही कुछ कहने को हुई तभी सुमित्रा जी चीखते हुए बोली, भाई साहब, मैंने बोला ना कि अभी के अभी तुरंत लेकर इसे चले जाइए। जो भी पूछना हो अपने घर ले जाकर पूछते रहना। अगर ये 5 मिनट और यहाँ रह गई ना तो मेरे हाथों से कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा। सुमित्रा जी इतने गुस्से में थी कि महेश जी को उस समय अपनी बेटी को अपने साथ ले जाना ही सही लगा। इधर सुमित दीक्षा के हाथों थप्पड़ खाने के बाद गुमसुम बैठा था। उसे दीक्षा के थप्पड़ का दुख नहीं हो रहा था, दुख तो उसे अपनी गलती का हो रहा था कि उससे इतनी बड़ी गलती आखिर हो कैसे गई। वो खुद ही सदमे में था। फिलहाल तो महेश जी दीक्षा को लेकर चले गए। 2 दिन तक शांति रही। 2 दिन बाद जैसे ही सुमित्रा जी के पति बनवारी जी घर आए तो घर बिल्कुल खाली खाली था। बनवारी जी अक्सर अपने ऑफिस के काम से बाहर रहते थे। घर में आने के बाद उन्हें दीक्षा दिखाई नहीं दे रही थी। सुमित भी गुमसुम सा बैठा था और सुमित्रा जी रसोई घर में खाना बना रही थी। बनवारी जी को बड़ा अजीब लगा। किचन में जाकर उन्होंने सुमित्रा जी से कहा, अरे भाग्यवान, तुम खाना बना रही हो, बहू कहाँ है और घर में इतना सन्नाटा क्यों है? और ये सुमित को क्या हो गया? ये क्यों मुंह लटकाए बैठा है? बस इतना सुनते ही सुमित्रा जी गुस्से में दहाड़ती हुई बनवारी जी से बोली, भूल जाओ अपनी बहू को, मर गई वो हमारे लिए। इतनी बड़ी गलती की है उसने कि जिसकी कोई हद नहीं। अब मैं उसे इस घर में कभी नहीं आने दूंगी। निकाल दिया है मैंने उसे इस घर से, भगा दिया है मैंने उसके बाप को बुलाकर। सुमित जो गुमसुम है वो इसलिए है कि थप्पड़ मार के गई है वो आपके बेटे को। क्या थप्पड़? लेकिन क्यों? हुआ क्या है? कोई कुछ बताएगा भी? बहू तो ऐसी नहीं थी, बनवारी जी ने हैरानी से कहा। तो सुमित्रा जी जोर से बोली, अरे आपकी बहू कैसी थी और कैसी नहीं, यह आपको कैसे पता चलेगा? आप तो आए दिन काम के चक्कर में बाहर ही रहते हैं। मुझसे पूछो, मैंने देखा है उसका असली रूप। इतनी बुरी तरह उसने थप्पड़ मारा था कि हमारा बेटा 2 कदम पीछे हट गया।
औरत जात होकर उसकी इतनी हिम्मत कि मर्द के ऊपर हाथ उठाए, अपने पति के ऊपर हाथ उठाए। सुमित्रा जी की बात सुनकर बनवारी जी ने कुछ सोचते हुए कहा, नहीं सुमित्रा, मैं नहीं मान सकता। ज़रूर कोई बात हुई होगी, बहुत बड़ी बात। बिना किसी बात के वो सुमित के ऊपर हाथ नहीं उठा सकती। बात क्या है वो बताओ, क्या किया था सुमित ने? बनवारी जी की बात सुन सुमित्रा जी और भी चिढ़ गई। अरे वाह जी वाह, आप तो मेरे बेटे के ही पीछे पड़ जाओगे। क्या किया था इसने? कुछ भी तो नहीं। अरे लड़का है, मर्द है, बाहर आता जाता है, 4 लोगों में उठना बैठना होता है। कभी थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो भी जाए तो क्या इसका मतलब औरत के लात गुस्से खाएगा? सुमित्रा जी बात घुमा घुमा कर बनवारी जी को बता रही थी। बनवारी जी समझ गए कि बात तो कुछ ज़रूर हुई है और कोई छोटी मोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। नहीं तो बहू ऐसी नहीं थी। बनवारी जी तुरंत ही सुमित के पास गए। 2 दिन के सफ़र की थकान भूल गए और सुमित के पास जाकर बोले, सुमित क्या बात है बेटा, मेरे पीछे से घर में क्या हुआ है? सच सच बताओ मुझे। तुम्हारी माँ तो कुछ बताने से रही, वो गोल गोल बातें घुमा रही है, लेकिन तुम मुझे बताओ कि क्यों बहू ने तुम्हें थप्पड़ मारा? तभी अपने पापा की बात सुनकर सुमित शर्म से सर झुकाकर धीरे से बोला, पिताजी गलती तो हुई है मुझसे, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन विश्वास मानिए मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। वो दरअसल मैं मेरे दोस्त की बर्थडे पार्टी में गया था। आपको तो पता ही है कि आजकल 10 में से 8 लोग ड्रिंक करते हैं। मेरे दोस्तों ने जानबूझकर मेरे जूस में शराब मिला दी थी, मुझे पता भी नहीं चला और मैंने भी पी ली। और उसने अपने बर्थडे पार्टी में लड़कियां बुला रखी थी। कब मैं बहक गया और लड़कियों के साथ डांस करने लगा, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। और उसमें से किसी लड़के ने वीडियो बनाकर दीक्षा को भेज दिया। बस वही देखकर दीक्षा बौखला गई। पापा, दीक्षा अपनी जगह सही है, मुझे भी कुछ पता नहीं था। मुझे भी दीक्षा ने जब वो वीडियो दिखाया तो मैं खुद ही हैरान था कि आखिर ये सब कैसे हो गया। बेटे की बातें सुनकर बनवारी जी सर पकड़कर बैठ गई। बात गंभीर थी। गलती तो हुई थी, अनजाने में ही सही, लेकिन गलती बहुत बड़ी थी। दीक्षा की जगह अगर कोई और भी होता तो वो भी बर्दाश्त नहीं करता। तभी बनवारी जी ने कुछ सोचते हुए सुमित से कहा, बेटा जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ। तुमने बहू को जाने कैसे दिया? पापा, उस समय मैं खुद के वीडियो देखकर ऐसे सदमे में था कि मुझे कुछ होश ही नहीं था। ऊपर से दीक्षा अलग चिल्ला रही थी और माँ अलग चिल्ला रही थी। सब कुछ ऐसे अचानक से हो गया। जब तक मैं कुछ सोच समझ पाता दीक्षा चली गई थी। माँ उसे घर से निकाल चुकी थी। तो बेटा तुमने बहू से बात क्यों नहीं की? समझाया क्यों नहीं उसे? बताया क्यों नहीं कि सच्चाई क्या है? बहुत कोशिश की पापा मैंने, लेकिन दीक्षा मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रही है। कैसे बात करूं उससे? तो फ़ोन नहीं उठा रही तो उसके घर चला जाता बेटा, आमने सामने बैठकर बातें कर लेते। मुझे पूरा यकीन है दीक्षा ज़रूर समझेगी। नहीं पापा, किस मुंह से जाऊं? सबके सामने मेरी हिम्मत नहीं है। सुमित भी अपनी जगह सही था, उसकी हालत भी बनवारी जी अच्छी तरह समझ रहे थे। तभी कुछ सोचते हुए वो खड़े हुए और बोले, सुमित चलो उठो बेटा, अभी मेरे साथ बहू के पास चलो। गलती तो तुमने की है, चाहे अनजाने में ही की हो, गलती गलती होती है। बहू की नाराज़गी सही है। तुम चलो, बहू से माफ़ी मांग कर उसे घर लेकर आओ। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। जैसे ही बनवारी जी और सुमित घर से बाहर जाने लगे तो पीछे से सुमित्रा जी उन्हें रोकते हुए चिल्लाई, बिल्कुल नहीं, मेरा बेटा कहीं नहीं जाएगा। आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? आप मेरे बेटे को उस कल की आई हुई लड़की के पैरों में गिराने जा रहे हैं।
उससे माफ़ी मंगवाने जा रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं। अरे एक बार बोल दिया ना उसने कि अनजाने में गलती की है, फिर जानबूझकर मेरे बेटे को झुकाने की ज़रूरत नहीं है। औरत है क्या जो रोएगा, गिड़गिड़ाएगा? मर्द है, उसे मर्दों की तरह जीने दीजिए। उसे ससुराल में ले जाकर उसकी इज्जत कम मत करवाइए। सुमित्रा जी की बात सुनकर अब बनवारी जी का भी पारा हाई हो चुका था। वो सुमित्रा जी को डांटते हुए बोले, चुप हो जा बदतमीज औरत, ये सब कुछ किया धरा तुम्हारा है। अगर उस समय तुमने थोड़ी बहुत भी समझदारी दिखाई होती ना, तो शायद बात इतनी आगे नहीं बढ़ती। और क्यों नहीं आएगी बहू इस घर में? जितना ये घर तुम्हारा है उतना ही बहू का भी है। तुम होती कौन हो उसे इस घर से निकालने वाली? देखो जी, अब आप बहू के प्यार में कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हैं। बता दे रही हूँ मैं, या तो इस घर में वो आएगी या मैं रहूँगी। अब आप खुद फैसला कर लो कि आपको किसे रखना है। लेकिन मेरा बेटा उसके आगे नाक नहीं रगड़ेगा। अब तक तो बनवारी जी समझदारी के साथ सब कुछ सुधारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आखिर कब तक? एक तो सफ़र की थकान, ऊपर से सुबह से बिना कुछ खाए पिए बनवारी जी और भी गुस्से में आ गई। वो सुमित्रा जी पर चिल्ला पड़े, तो ठीक है, तुम्हें नहीं रहना इस घर में, तुम भी अपने मायके जाओ, जैसे तुमने बहू को मायके भेजा था। यह घर मेरा है और फैसला भी मैं ही करूँगा कि कौन रहेगा और कौन जाएगा। मैं सुमित को लेकर जा रहा हूँ, जब तक आऊँ तुम यहाँ से चली जाना। कहते हुए बनवारी जी सुमित को लेकर दीक्षा के मायके चले गई। बनवारी जी के कहने पर दीक्षा के पापा महेश जी ने पूरे परिवार को हॉल में बिठाया। दीक्षा भी एक कोने में जाकर चुपचाप खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने सुमित की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। सुमित भी एक नज़र दीक्षा को देख नज़रें नीचे कर ली तो बनवारी जी ने दीक्षा को अपने पास बुलाकर कहा, बेटा, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही है। तुम क्या, दुनिया की कोई भी औरत ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी कि उसका पति उसके होते हुए किसी दूसरी औरत की तरफ आंख उठाकर भी देखे। लेकिन बहू, मेरी बात ध्यान से सुनो। इसके बाद तुम्हारा जो फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। तुम जो कहोगी वही होगा। देखो बहू, तुम्हारा पति कैसा है ये शायद हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। तुम उसे पिछले 4 सालों से अच्छी तरह से जानती हो। पिछले 4 सालों में एक दिन भी कभी उसने शराब नहीं पी, सिगरेट नहीं पी, कुछ उल्टा सीधा काम नहीं किया। उसकी हरकतें भी तुम्हें पता है। तुम्हारे पति में ऐसा कोई भी ऐप नहीं है। लेकिन हाँ, तुमने जो वीडियो देखा वो भी गलत नहीं है। वीडियो सही है, लेकिन उसके पीछे की सच्चाई भी तो जानो बहू। और ये सुमित को बहकावे से शराब पिलाई गई थी। और ये तो तुम भी जानती हो कि जब इंसान नशे में रहता है तो उसे कुछ होश नहीं रहता। और ये धोखा किसी के साथ भी हो सकता है, कल को तुम्हारे साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी, किसी के भी साथ है। सुमित खुद वीडियो देखकर परेशान है। वो तो तुम्हारे सामने भी नहीं आना चाहता था। मैं उसे ज़बरदस्ती लेकर आया हूँ। बहू, मैं बस इतना कहूँगा कि अपनी गृहस्थी मत बिगाड़ो, अपने पति की बात को समझो और उसके बाद ही कोई फैसला लेना। तभी सारी सच्चाई जानने के बाद दीक्षा ने सुमित की ओर देखा तो सुमित भी आंखों में आंसू लिए दीक्षा की ओर देखे जा रहा था। सच्चाई जानकर दीक्षा के पापा महेश जी भी दीक्षा से बोले, बेटा, मैं भी वही सोचकर परेशान था कि दामाद जी ऐसे तो नहीं हैं, ज़रूर कोई बात है। बेटा, शराब के नशे में इंसान क्या कर बैठता है, उसे होश नहीं रहता। एक बार तुम दामाद जी की जगह खुद को रख कर देखो। तभी सुमित हिम्मत करके दीक्षा के पास गया और दोनों हाथ जोड़कर बोला, दीक्षा, गलती तो मैंने की है, भले ही वो अनजाने में की हो, लेकिन गलती तो गलती होती है। तुम मुझे जो सज़ा दोगी मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे इस तरह छोड़ो मत।
मेरे साथ घर चलो। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं ऐसे दोस्तों की संगत ही छोड़ दूँगा जो मुझे तुमसे दूर करें। प्लीज़ मेरे साथ अपने घर चलो। तभी सुमित के आंसू देखकर और सच्चाई जानकर आखिरकार दीक्षा पति के साथ ससुराल जाने के लिए तैयार हो गई। करीब आधे घंटे बाद ही दीक्षा अपने पति और ससुर के साथ वापस आ चुकी थी। जैसे ही सब लोग घर के अंदर आए तो सुमित्रा जी सोफे पर बैठी थी। जैसे ही उनकी नज़र दीक्षा पर पड़ी तो वो दीक्षा को घूरने लगी। तभी पीछे से बनवारी जी आते हुए बोले, सुमित्रा अभी तक तुम गई नहीं, बोला था ना तुम्हें कि मेरे जाने से पहले तुम यहाँ से चली जाना। चलो निकलो यहाँ से। आज पहली बार सुमित्रा जी को अपने पति का एक अलग ही रूप देखने को मिला। वो सच में डर गई थी कि अगर बनवारी जी ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया तो वो कहाँ जाएंगी। इसलिए उन्होंने गुस्से से नहीं, प्यार से ही काम लेना सही समझा और तुरंत ही गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए बड़े ही प्यार से बोली, कैसी बातें कर रहे हो जी आप? मैं कहाँ जाऊंगी? अरे कहाँ जाऊंगी? अपने मायके जाओ। और कहाँ जाओगी? बनवारी जी ने कहा। तो सुमित्रा जी हैरानी से बोली, मायके? लेकिन मैं मायके कब तक रहूंगी? किसके भरोसे रहूंगी? और दुनिया, ये समाज क्या कहेगा कि इस उम्र में मैं मायके में पड़ी हूँ। अच्छा, जब बात खुद पर आ गई तो दुनिया, समाज सब दिखाई देने लगा तुम्हें। और बहू के लिए क्या किया था तुमने, किसके सहारे उसको मायके भेजा था। उसे दुनिया नहीं कहती कि पति को छोड़कर आई है। कैसी औरत हो तुम सुमित्रा, एक औरत होकर दूसरी औरत का दर्द नहीं समझ सकी। अगर तुम्हारे बेटे की जगह तुम्हारा दामाद होता और तुम्हारी बहू की जगह तुम्हारी बेटी होती तो भी क्या तुम अपनी बेटी को ही दोष देती, अपनी बेटी को समझौता करने को कहती जैसे बहू के लिए कह रही थी? क्या यही कहती अपनी बेटी से भी कि दामाद मर्द है और मर्द से गलतियां हो जाती हैं? पति की बात सुनकर सुमित्रा जी हिल गई। जब बेटी दामाद के बारे में सोचकर देखा तो कांप कर रह गई। अब जाकर शायद उन्हें बहू के दुख का अंदाजा हुआ। इसलिए उन्होंने आगे बढ़ते हुए बहू से कहा, बहू माफ़ करना मुझे, शायद मेरे अहंकार ने बात को इतना बढ़ा दिया। लेकिन अब मैं अच्छी तरह से समझ चुकी हूँ कि औरत दुनिया में सब कुछ बांट सकती है, लेकिन अपने पति को नहीं। तुम अपनी जगह सही थी। सुमित्रा जी की बात सुनकर दीक्षा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीरे से आगे बढ़कर सुमित्रा जी के पैर छुए और बोली, माँ जी, गलती सिर्फ आपकी ही नहीं थी, मुझसे भी गुस्से में बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे सुमित की बात सुने बिना हाथ नहीं उठाना चाहिए था। यह सुनते ही सुमित तुरंत बोला, नहीं दीक्षा, गलती मेरी थी। अगर मैं सही लोगों की संगत में होता तो ये सब होता ही नहीं। तभी ये सब देखकर बनवारी जी मुस्कुराई और बोले, घर वही होता है बेटा जहाँ गलती होने पर सजा नहीं, समझ और माफ़ी मिलती है। अब सुमित और दीक्षा दोनों की आंखों में पछतावा भी था और एक नई शुरुआत की उम्मीद भी। उस दिन के बाद घर में फिर से खुशियाँ लौट आई और सुमित्रा जी ने ये सीख लिया था कि रिश्तों में अहंकार नहीं, समझदारी और सम्मान सबसे ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, सुमित ने अपनी पत्नी से माफ़ी मांगकर सही किया या गलत, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।